दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि भविष्य से डोरेमी और आरारा समय में पीछे जाकर नोबिहे की जिंदगी बदलने निकले थे। वहाँ उन्हें पता चला कि नोबिहे को डाकुओं ने पकड़ लिया है। उसे बचाने के लिए डोरेमी और शिजुकिन पहाड़ों की ओर निकल पड़ते हैं। अब आगे जैसे ही डोरेमी आरारा और शिजुकिन पहाड़ पर पहुंचकर नोबिहे को ढूंढना शुरू करते हैं, तभी अचानक चारों तरफ से डाकुओं का गिरोह उन पर हमला कर देता है। तभी डोरेमी की नजर डाकुओं के बीच खड़े एक लड़के पर पड़ती है। वह कोई और नहीं बल्कि नोबिहे ही था, लेकिन उसने अपना हुलिया बदल रखा था, इसलिए पहली नजर में उसे पहचानना आसान नहीं था। हालांकि शिजुकिन बचपन से नोबिहे की सबसे अच्छी दोस्त थी, इसलिए वह उसे तुरंत पहचान लेती है। वह गुस्से में उससे पूछती है कि आखिर वह डाकुओं के साथ क्या कर रहा है, लेकिन नोबिहे कुछ जवाब दे पाता उससे पहले बाकी डाकू तीनों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अब डोरेमी भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। वह तुरंत अपने भविष्य के शानदार गैजेट्स निकालती है और एक एक करके डाकुओं को चकमा देना शुरू कर देती है। कुछ ही मिनटों में पूरे गिरोह की हालत खराब हो जाती है और आखिरकार उन्हें पीछे हटना पड़ता है। लेकिन लड़ाई खत्म होने के बाद जो सच्चाई सामने आती है, उसे देखकर डोरेमी और शिजुकिन दोनों हैरान रह जाते हैं। इस गिरोह का सरदार था ताकेशो, जो आगे चलकर जियान का पूर्वज बनने वाला था। डोरेमी समझ नहीं पा रही थी कि इतने अच्छे बच्चे आखिर डकैती जैसे गलत रास्ते पर क्यों उतर आए। तब ताकेशो और उसके साथी अपनी मजबूरी बताते हैं। वे कहते हैं कि गांव में महीनों से अकाल पड़ा हुआ है, खेतों में फसल नहीं उग रही, मेहनत करने के बाद भी पेट भर खाना नहीं मिलता। भूख ने उन्हें ऐसी हालत में पहुंचा दिया कि जीने के लिए डकैती ही उनका आखिरी सहारा बन गई। उधर नोबिहे ने भी सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह खेतों में मेहनत करने से डरता था। उसे लगता था कि वह किसी भी काम के लायक नहीं है, इसलिए आसान रास्ता समझकर वह भी डाकुओं के साथ शामिल हो गया। उनकी पूरी कहानी सुनने के बाद डोरेमी उन्हें अपराधी नहीं बल्कि हालात का शिकार समझती है। वह फैसला करती है कि अब वह इन सबकी जिंदगी बदल कर रहेगी। यही सोचकर वह खुद भी कुछ समय के लिए इस गिरोह का हिस्सा बनने का निर्णय लेती है। डाकू भी उसकी बहादुरी और समझदारी देखकर उसे खुशी खुशी अपने साथ शामिल कर लेते हैं। इसके बाद ताकेशो सबको पहाड़ के अलग अलग हिस्से दिखाने ले जाता है। घूमते घूमते डोरेमी की नजर नीचे बने एक विशाल महलनुमा घर पर पड़ती है। पूछने पर पता चलता है कि वह पूरे इलाके के जमींदार का महल है। इसी जमींदार का बेटा था सुनेमारू, जो आगे चलकर सुनेओ का पूर्वज बनने वाला था। जमींदार बेहद लालची और निर्दयी इंसान था। गांव में जितनी भी फसल पैदा होती, उसका ज्यादातर हिस्सा वह जबरदस्ती अपने गोदाम में भरवा लेता था। नतीजा यह था कि गांव वाले दिन रात मेहनत करने के बावजूद भूखे रहने पर मजबूर थे, जबकि जमींदार के घर में अनाज के ढेर लगे हुए थे। शाम होने के बाद डाकू डोरेमी, आरारा और शिजुकिन को अपने गुप्त ठिकाने पर ले जाते हैं। उनका अड्डा एक छोटी सी झील के किनारे बनी गुफा में था, लेकिन सफाई न होने की वजह से पूरी गुफा बेहद गंदी और बिखरी हुई थी। डोरेमी मुस्कुराते हुए अपना एक खास गैजेट निकालती है और कुछ ही पलों में पूरी गुफा चमकने लगती है। देखते ही देखते वह गंदी गुफा एक आरामदायक और खूबसूरत घर में बदल जाती है। यह देखकर सभी बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। रात होते ही सब लोग कई दिनों बाद चैन से बैठकर खाना खाते हैं। खाने के बाद बर्तन साफ करने की जिम्मेदारी हमेशा की तरह नोबिहे को मिलती है। इसी दौरान डोरेमी उसके पास बैठकर उससे खुलकर बात करती है। बातचीत में उसे एहसास होता है कि नोबिहे वास्तव में बुरा इंसान नहीं है। उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसे खुद पर कभी भरोसा ही नहीं था। उसे यह तक नहीं पता था कि वह जीवन में क्या करना चाहता है। हर काम शुरू करने से पहले ही वह हार मान लेता था। थोड़ी देर बाद डोरेमी उसकी एक और परेशानी समझ जाती है। नोबिहे की नजर बहुत कमजोर थी। डोरेमी अपने भविष्य के गैजेट्स में से एक खास चश्मा निकालती है और नोबिहे को पहनने के लिए देती है। जैसे ही वह चश्मा पहनता है, पहली बार उसे सब कुछ बिल्कुल साफ दिखाई देने लगता है। दुनिया अचानक बदल चुकी थी। धुंधली नजर की जगह अब हर चीज साफ दिखाई दे रही थी। उसी पल उसके चेहरे पर पहली बार आत्मविश्वास भरी मुस्कान लौट आती है।